हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, जिन बच्चों के मई एंड नवंबर 2025 में एग्जाम्स हैं डियर, उन स्टूडेंट्स के लिए डियर हमने डायरेक्ट टैक्स के लिए हमारा क्वेश्चन बैंक आपको पता है हमने आपके साथ लॉन्च कर दिया है। और हम आपके साथ साहब आज से क्वेश्चन बैंक डिस्कशन वीडियो या फिर जिसको आप प्रैक्टिस बैच कह सकते हैं, हम आपके साथ वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम साहब इसके ना कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मोड में देंगे। देयर विल बी सम क्लासेस व्हिच वुड बी इन द रिकॉर्डेड मोड, और कुछ क्लासेस की या कुछ एरियाज की हम आपके साथ लाइव जो है वो यूट्यूब में हम आपके साथ जो है वो प्रैक्टिस बैच लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स, क्योंकि इस बार कैपिटल गेन्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, तो कैप गेन वी विल ट्राई टू डू लाइव। इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस या फॉर एग्जांपल मैट हो गया या फिर कंपनी असेसमेंट हो गया। और अगर आपको भी अगर कुछ और अगर स्पेसिफिक एरियाज अगर आप चाहते हैं कि ये लाइव हो, तो फिर आप जो है आप में हमारा मतलब आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक के बारे में बता दूं साहब। दिस इज द फोर्थ एडिशन पिछले 3 सालों से, और ये चौथा साल है जो हम आपके साथ प्रॉपर क्वेश्चन बैंक लेकर आ रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन बैंक में 600 प्लस के आसपास क्वेश्चंस कवर्ड हैं। इसमें आईसीआई का स्टडी मैट, आईसीआई के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी एमटीपी एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है हर साल अमेंडमेंट्स आती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स जो कि रेलेवेंट नहीं रहते, तो हमने वो सब कुछ देख के हमने प्रॉपर तरीके से आपके लिए क्वेश्चन बैंक बनाया है। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो हमारी खुद की क्रिएशन है, जो इंस्टीट्यूट ने आज तक अपने एग्जाम्स में कभी नहीं पूछा था। अच्छा, दूसरी बात बताओ, क्या 600 क्वेश्चंस क्या बहुत ज्यादा नहीं हो गए? 300-400 क्वेश्चन सफिशिएंट हो गए? बिल्कुल सही बात है। अगर आप करना चाहो तो 600 क्वेश्चंस भी कम है, और अगर मतलब अगर आप देखो तो 200 क्वेश्चंस आर इनफ। तो ये हमारा अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। बट वाई 600 के आसपास का मतलब वाई 600 प्लस क्वेश्चन? डियर फ्रेंड्स, 600 प्लस क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपना सिलेबस प्रैक्टिस किया या नहीं किया। डियर फ्रेंड्स, आप चाहे जितने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लें, आप चाहे जितने अच्छे से रिवीजन कर लें, अल्टीमेटली जाके आपको वहां पे एग्जाम में 3 घंटे में क्वेश्चंस को अप्लाई करना पड़ता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ता है। और आप अपने जो भी आपने आज तक स्टडी किया, आपके कॉन्सेप्ट का प्रॉपर एप्लीकेशन आप एग्जाम में तब तक नहीं कर सकते डियर, जब तक कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अगर क्वेश्चन बैंक के बारे में बताऊं, और हाँ, इसके ना फर्स्ट 3 चैप्टर्स हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो आप जाके हमारे ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिक्स एंड टैक्स रेट्स, अनडिस्क्लोज इनकम एंड चैप्टर 12 मतलब 20B एंड पीजीबीपी एंड आईसीडीएस हमने आपके साथ ऑलरेडी जो है वो इसका पीडीएफ फाइल हमने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। आप उसको जाके वहां से देख सकते हैं, और आप अकॉर्डिंगली इसे मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि क्या आपको इस क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगेन मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन कर लें बहुत अच्छी बात है, रिवीजन कर लें बहुत अच्छी बात है साहब। अल्टीमेटली इट इज द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको इनको अप्लाई करने में परेशानी होगी। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इट इज अ May 24 एग्जाम। May 24 के एग्जाम जिन बच्चों ने अपियर किया था या जो बच्चे फ्यूचर में देंगे, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट ने एडजस्टमेंट में आपको ये एडजस्टमेंट के लिए आपको ये स्पेसिफिक पॉइंट दिया था। और अगर आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे डियर, तो यहाँ पे आईसीडीएस 2, 5 और 6 एज पर योर असम्पशन अप्लाई होता है। ठीक बात है। इसका मतलब यहाँ पे आईसीडीएस 2 भी लग सकता है, और आईसीडीएस 6 तो लगेगा ही लगेगा, 2 के साथ 5 भी लग सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द असम्पशन दैट यू आर मेकिंग, आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है या इस तरीके का जो एडजस्टमेंट है, आज से पहले इंस्टीट्यूट ने कभी भी ड्राफ्ट नहीं किया था। और साहब मैं ना कुछ ज्यादा क्लेम नहीं करना चाहता, बट पूरे भारत में साहब सिर्फ हम ही थे जिन्होंने आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके का एनालिसिस भी हमारे बुक्स में करके दिया हुआ था। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेक्स फ्लक्चुएशन की बात करूं, तो हमारे साथ ये पीजीबीपी में एक एरिया है, यहाँ पे हमने आपको इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए पूरी की पूरी एक प्रॉपर समरी बना के दी हुई थी। जिन बच्चों ने पिछली बार की हमारी बुक्स को रेफर किया है वो भी इस चीज को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और साथ में पिछली बार का जो हमारा डीटी स्कैनर था, उसमें साहब हमने, अगर आप इस बार भी देखेंगे तो हमने ना स्पेसिफिकली आपको आईसीडीएस के भी क्वेश्चंस दिए। इसका रीजन क्या है? मतलब अल्टीमेटली डियर, जब से इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल का अपना सिलेबस थोड़ा सा कम किया है, इंस्टीट्यूट का पर्पस क्या है कि सिलेबस कम रहे, बट जो भी सिलेबस रहे उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग की जांच इंस्टीट्यूट करना चाहता है। तो इस बार भी हमने, और इवन मतलब लास्ट ईयर की भी जो मतलब जिन बच्चों के पास स्कैनर पड़ा होगा वो जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस बार भी हमने डियर जो आपको पीजीबीपी में जो आपको चैप्टर दिया हुआ है, इसमें भी हमने आपको आईसीडीएस स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इसका पर्पस सिर्फ एक है कि आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। बट सर एक बात बताओ, इतने में फिर हम कितने कुछ मतलब इसमें हम क्या क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या रिवाइज करेंगे?
डियर आपका कहना सही है, बट आपको पता है एज अ नंबर ऑफ पेपर्स हैव बीन रिड्यूस्ड, इंस्टीट्यूट आपसे आपकी अंडरस्टैंडिंग की जांच तो करेगा ही करेगा। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है जिस तरीके से एआई टूल्स आते जा रहे हैं, अगर हमारे पास अगर हमारी बहुत अच्छी स्किल ना हो, अगर हमारे पास बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को, सिचुएशन को एनालाइज करने की अगर हमारे पास क्षमता ना हो, देन हु इज गोइंग टू हायर यू, मतलब हमें कौन हायर करेगा। आज के समय अगर आप देखेंगे साहब, तो इतने बड़े बड़े जो एआई टूल्स आ गए, इट इज क्रिएटिंग अ सीरियस थ्रेट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशन इंक्लूडिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। आखिरी में एक बात स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूंगा डियर कि इंस्टीट्यूट के पास आपके डीटी की नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए दो पेपर्स हैं। तो पेपर P4 तो है ही है, साथ में पेपर P6 भी। और आपको पता है जो P6 का जो आपका आईबीएस का जो पेपर है, ये जो है वो आउट ऑफ द लीग आ रहा है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है कि वो वैसा ही आएगा। सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भी इंडिविजुअल चैप्टर या जिस भी इंडिविजुअल चैप्टर की प्रिपरेशन करें, हम उस पर अपना अच्छे से कमांड स्टैब्लिश कर लें, ताकि जो हमारा जो P6 है, जो हमारा जो पेपर 6 है, वो ऑटोमेटिकली हमारा वैसे ही क्लियर हो जाए। एनी हाउ, फिर ये सारी की सारी बातें हो गई, फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक्स एंड टैक्स रेट। पहला चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और ना मैंने इसको टेप से ढक देता हूं। अच्छा, तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे। लाफार्ज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, entered into an agreement with the supplier for purchase of a cement plant। ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी है जिन्होंने सप्लायर के साथ एक अग्रीमेंट किया, जिसके तहत वो एक सीमेंट प्लांट परचेज करना चाहते हैं। ठीक बात है। अच्छा, वन ऑफ द कंडीशंस of the agreement was that if supplier failed to supply the plant within the stipulated time, the company would be compensated at the rate of 6% of the price of the machinery without the proof of the actual loss। इसका मतलब बायर और सप्लायर के बीच में जो अग्रीमेंट है, उसके तहत अगर सप्लायर ने टाइमली उस मशीन का, उस प्लांट की डिलीवरी बायर को नहीं की, तो 6% का जो है परचेज प्राइस वो कंपनसेशन के फॉर्म में देना पड़ेगा, और आप ये भी नहीं पूछ सकते कि आप अपना एक्चुअल लॉस हमें प्रूफ करें। ठीक बात है। अच्छा, तो आगे पढ़ेंगे। अच्छा, Lafarge Construction Limited received ₹20 lakh from the supplier by the way of liquidated damage on account of his failure to supply the machinery within the stipulated time। What is the nature of such liquidated damages received? मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, आपको पता है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लगाएंगे। इनकम टैक्स एक्ट में जो हम इनकम को टैक्स करने की बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में जिस इनकम को हम टैक्स करने की बात करते हैं, वो इनकम बेसिकली कैसी होती है? रिकरिंग नेचर की इनकम, जिसको आप रेवेन्यू नेचर की इनकम भी कह सकते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट में साहब जो कि स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है और जो स्टैब्लिश्ड केस लॉज हैं, इसके हिसाब से जो नॉन रिकरिंग नेचर या जो अदर देन ऑर्डिनरी इनकम है, उसको जनरली टैक्स नहीं किया जाता, बिकॉज इनकम यूजुअली मींस द इनकम ऑफ अ रिकरिंग नेचर। बट हाँ, कुछ नॉन रिकरिंग या कुछ नॉट ऑर्डिनरी नेचर की इनकम को भी स्पेसिफिकली टैक्स किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट की इनकम, या जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन्स वगैरह की इनकम। तो चूंकि इनको स्पेसिफिकली कवर कर लिया गया है, सो इसमें जो है वो टैक्स लगेगा। बट ऐसी जो इनकम जो कि नॉन रिकरिंग नेचर या नॉट ऑर्डिनरी नेचर की इनकम है, उस पे यूजुअली क्या होता है? डिस्प्यूट होता है, और अल्टीमेटली अगर मतलब अगर एसएससी अगर स्ट्रांग है, अगर उनके सीए स्ट्रांग है, तो वो मैटर को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक लेके चले जाते हैं साहब, कि इस चीज को मतलब, और ये वहां पे स्टैब्लिश करते हैं कि हमारी जो इनकम है दैट इज अ नॉन रिकरिंग इनकम, और इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये हुआ, बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी को 20 लाख रुपए जो है वो मतलब सप्लायर से मिले इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। अच्छा, मैटर बढ़ते बढ़ते चला गया मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास। वहां पे कोर्ट ने क्या देखा कि कंपनी को जो 20 लाख रुपए मिले, पहली बात, क्या ये रिकरिंग नेचर की इनकम है? नहीं, दिस इज नॉट द इनकम ऑफ ऑर्डिनरी नेचर। इस इनकम को रिसीव करने का पर्पस क्या है? इस इनकम को रिसीव करने का पर्पस क्या है कि बायर ने सप्लायर के साथ एक अग्रीमेंट किया था कि सप्लायर उसे एक सीमेंट प्लांट की सप्लाई करेगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अब मान लीजिए कि मैंने अगर किसी के साथ एक अग्रीमेंट किया है कि साहब आप मुझे एक सीमेंट प्लांट या कोई प्लांट या फिर मशीन आप मुझे इस समय तक सप्लाई कर दें, और अगर उसने इस चीज को कमिट कर लिया, तो क्या मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं बना ली होगी? क्या मैंने फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह रेंट पे नहीं ले ली होगी? हाँ सर। क्या मैंने लेबर वगैरह हायर नहीं कर ली होंगे? क्या मैंने रॉ मटेरियल वगैरह मैनेज नहीं कर लिया होगा? हाँ सर। क्या मैंने पावर वाटर वगैरह का कनेक्शन नहीं ले लिया होगा? सब कुछ हो सकता है मैंने कर लिया हो। और क्या मुझे इन चीजों में अपनी कॉस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी? हाँ। तो सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज रेडी, बट सप्लायर ने मुझे बोल दिया कि जिस टाइम पे उन्होंने अग्रीमेंट किया था, जिस टाइम पे उन्होंने उस मशीन को मतलब देने का वादा किया था, वो उस मशीन को उस टाइम पे नहीं दे पाएंगे। तो साहब जब मेरे पास वो मेन मशीन ही नहीं आएगी, जब मेरे पास वो प्लांट ही नहीं आएगा, तो फिर ये फैक्ट्री, लेबर, रॉ मटेरियल
पावर वाटर कनेक्शन, ये तो सब कुछ मेरे लिए वेस्ट हो गया। और मैं जो यहाँ पे कॉस्ट या लॉस इंकर कर रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को कंसिडर करते हुए हम एक क्लॉज एंटर कर लेते हैं जिसका नाम होता है, मतलब जिस क्लॉज में आपको लॉसेस को कंपनसेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे सर जी, यहाँ पे बायर को भी उस लॉस का कंपनसेशन मिला 20 लाख रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, मैटर बढ़ते बढ़ते चला गया सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे एक बहुत फेमस केस हुआ है जिसका नाम है सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। तो मेरे साथ साथ इसका आंसर ध्यान से पढ़ेंगे। और यहाँ पे कोर्ट ने 2-3 चीजें देखी, और वो चीजें क्या देखी मेरे साथ साथ देखें। अच्छा, देखेंगे साहब, in this case of CIT, in the case of CIT versus Saurashtra Cement Limited, हाँ, और हाँ, ये ना आपके स्टडी मैट का केस है, मैंने अलग से नहीं दिया। The Supreme Court has held that if the damages are directly linked with the procurement of a capital asset, मतलब अगर आप कोई कैपिटल एसेट को प्रोक्योर करना चाहते हैं और वो टाइमली ना मिल पाने की वजह से, सप्लायर ने उसको टाइमली नहीं दिया, उसकी वजह से अगर आपको कोई डैमेज होता है, और अगर मेरे पास कैपिटल एसेट ही मेरे पास टाइम से नहीं आया, तो ये मशीनरी, तो अगर मेरे पास, तो फिर ये फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट, ये लेबर, ये रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, इन चीजों का मैं क्या करूंगा? ये तो सारी की सारी चीजें मेरे लिए क्या होंगी? वर्थलेस होगी। आर यू गाइस गेटिंग? क्योंकि जब तक मेरे पास वो मशीन नहीं है साहब जिसके तहत मैं अपना प्रोडक्शन शुरू कर सकता हूं, तो ये सारी की सारी चीजें मेरी बेकार होगी। अच्छा, देखेंगे व्हेन द, अच्छा, if the damages are directly linked with the procurement of a capital asset which lead to delay in coming into existence of a profit making activity, such receipt would be treated as a capital receipt। और अगर आप किसी रिसिप्ट को कैपिटल रिसिप्ट की तरह से ट्रीट करते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट को टैक्स करने का जनरल प्रिंसिपल क्या है कि अगर स्पेसिफिकली उस रिसिप्ट को इनकम टैक्स एक्ट में किसी प्रोविजन में कवर किया गया है, तब तो वो टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, गिफ्ट को स्पेसिफिकली सेक्शन 56(2)(10) में कवर किया गया है, कैपिटल गेन को टैक्स करने के लिए साहब सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 तक के प्रोविजंस है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर किसी कैपिटल नेचर के रिसिप्ट को टैक्स करने के लिए स्पेसिफिकली एक्ट में प्रोविजन है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप उसको टैक्स नहीं कर सकते। अच्छा, आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे कोर्ट ने एक बात तो एस्टैब्लिश कर दी कि इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट व्हिच इज नॉट रिकरिंग इन नेचर, जो कि ऑर्डिनरली आपके बिजनेस में आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता। अच्छा, इट वाज नॉट अ रिसिप्ट इन द कोर्स ऑफ प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस, सच रिसिप्ट्स आर नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ध्यान दीजिएगा, क्या कंपनी का क्या ये काम है कि उसे फैक्ट कि अगर वो कोई प्लांट मशीनरी परचेज करे तो उसे वो प्लांट मशीनरी टाइम पे ना मिले और उसकी वजह से उसे लिक्विडेटेड डैमेज मिल जाए? या हमारा ये काम है साहब कि हमने आपसे प्लांट खरीदना है, मशीन खरीदनी है, आप मुझे टाइमली बेसिस पे वो प्लांट मशीनरी दे दें, मैं उसको यूज करके अपना प्रोडक्शन करूंगा, बिजनेस करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उसमें मैं सरकार को टैक्स दे दूंगा। यू गाइस गेट इट? अच्छा, considering the above, the receipt of the liquidation damage by Lafarge Construction Limited from the supplier for failure to supply the plant within the stipulated time will be treated as capital receipt in the hands of Lafarge Construction Limited। ठीक बात है, मींस ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में अराइज नहीं होती, hence it is not taxable, does not taxable। ठीक बात है। तो यहाँ पे डियर आपको अगर सारी बातें याद हैं तो भी अच्छी बात है, बट केस लो आपको याद रखना जरूरी है, CIT वर्सेस सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे जो कॉन्सेप्ट इसमें कवर्ड है वो है टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल विद मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देख लें क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सैम एज्ड 32 इयर्स हैविंग 51.5 लाख of the total income। अच्छा, for the subsequent year, अच्छा, his income comprises of salary, income from house property, interest from savings bank, he has opted out for the provisions of 115BC। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि एसएससी की जो भी इनकम होती है इसको हम क्या नाम देते हैं? टोटल इनकम। इस टोटल इनकम को हमें बाइफरगेट करना पड़ेगा टू द स्पेशल इनकम एंड टू द नॉर्मल इनकम। अच्छा, स्पेशल इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए अलग से कोई रेट ऑफ टैक्स मेंशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लॉटरी इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अगर आप गेमिंग कर रहे हैं वहां से अगर आपने कुछ पैसे कमाए, जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसके लिए आपको जो रेट ऑफ टैक्स वो सेक्शन 112 में मेंशन्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म कैप गेन ऑन द सेल ऑफ द शेयर जिसमें एसटीडी वगैरह चार्जेबल है, इसके लिए जो शॉर्ट टर्म कैप गेन का जो रेट है वो सेक्शन 111A में मेंशन्ड है। तो ये सारी की सारी हमारी क्या बन गई? स्पेशल इनकम, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई रेट ऑफ टैक्स मेंशन्ड है। अगर कोई ऐसी इनकम जिसके लिए अलग से कोई रेट ऑफ टैक्स मेंशन नहीं है, कहलाता है नॉर्मल इनकम। और अगेन, अगर हमारे पास कोई नॉर्मल इनकम है तो हम इसे किस रेट पे टैक्स करते हैं? अगर हम बात करें इंडिविजुअल एचयूएफ, ईओपी, बीओआई या फिर आर्टिफिशियल यूरिडिकल पर्सन की, तो उसके लिए स्लैब रेट आ जाता है, और वो स्लैब रेट हमारा 115BC का भी हो सकता है और ऑप्शनल रिजीम का भी हो सकता है। और यहाँ पे हमें देखना है सबसे पहली बात तो क्या कि एसएससी की क्या कोई यहाँ पे नॉर्मल इनकम है या स्पेशल इनकम है? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, हिज इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक। तो साहब ये जो तीनों इनकम है डियर, दीस आर बेसिकली व्हाट? नॉर्मल इनकम।
ठीक बात है, क्या मेरी बात समझ पाए? इनकी जो हमारी जो इनकम है साहब वो क्या हमारी नॉर्मल इनकम। अच्छा आगे बहुत ध्यान से, अच्छा इन्होंने 115 बीसी से ऑप्ट आउट कर लिया। अगर एसएससी 115 बीसी से ऑप्ट आउट कर लेता है तो उसे ज्यादातर तो उसे हर प्रकार का चैप्टर 6A का डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा अब हमें एक बात याद आनी चाहिए और वो बात क्या है कि सर अगर हमारे पास सेविंग्स का इंटरेस्ट है, अगर हमारे पास सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है तो हमें 10,000 रुपए तक का डिडक्शन ईटी टीटीए में मिलना चाहिए। अच्छा इसका मतलब हमारी इनकम 51,50,000 से घट के 51,40,000 रुपए होनी चाहिए। अच्छा तो साहब इस बात को थोड़ा सा समझें, क्वेश्चन में आपको जो एसएससी की जो जानकारी दी गई है वो जानकारी क्या कहती है कि एसएससी का टोटल इनकम मतलब ये ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है। ग्रॉस टोटल इनकम में से एटीसी से एटीयू के डिडक्शंस माइनस करने के बाद क्या निकलता है, टोटल इनकम। सो दिस इज द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, जिसमें ऑलरेडी चैप्टर 6A के डिडक्शंस वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए। ठीक बात है। अच्छा चले आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी बात, मुझे ऑप्शनल रिजीम का जो है वो स्लैब जल्दी से रिवाइज करा दें। चूंकि एसएससी यहाँ पे 60 इयर्स के नहीं है, 32 इयर्स के हैं, तो पहले 2.5 लाख नील, 2.5 से लेके 5 लाख 5%, 5 से लेके 10 लाख 20%, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 1,12,500 प्लस 30%। अच्छा एक और छोटी सी बात, अगर आपकी जो टोटल इनकम वो 50 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर जो है साहब वो सरचार्ज अप्लाई करता है। सरचार्ज 50 लाख से अप टू 50 लाख नील, 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा में 37%। बट सर 37% सरचार्ज तो हट गया। नहीं साहब 37% सरचार्ज हट गया, आपका कहना सही है, बट डिफॉल्ट रिजीम के लिए हट गया। बट यहाँ पे जो एसएससी ये कौन से रिजीम में है, एसएससी ने ऑप्ट आउट कर लिया फ्रॉम डिफॉल्ट रिजीम, सो इज एन ऑप्शनल रिजीम। इसलिए ऑप्शनल रिजीम में 37% सरचार्ज इज स्टिल वेरी मच देयर, ऑल्दो इस केस में 37% का सरचार्ज अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि आपकी टोटल इनकम 51,50,000। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे लिए सरचार्ज में हमें 10% देखना पड़ेगा। बट सर एक बात बताओ, 50 लाख तक की इनकम पे तो कोई सरचार्ज नहीं, जैसे हमारी इनकम 50 को क्रॉस करती है 10% का सरचार्ज। अब यहाँ पे एक इशू बनता है क्या कि अगर 50 लाख से मेरी इनकम थोड़ी सी ज्यादा बढ़े, मींस मार्जिनली बढ़े, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि मेरी इनकम 50 से जितनी ना बढ़े उससे ज्यादा उसकी वजह से टैक्स मेरा बढ़ जाए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ मुझे कितना मिलेगा, बहुत ध्यान से, मेरी 50 के ऊपर जितनी इनकम बढ़ती है अगर उससे ज्यादा मेरा सरचार्ज की वजह से टैक्स बढ़ जाता है तो जितना मेरा टैक्स है माइनस द इनकम विच हैज इंक्रीज्ड ओवर ₹50 लाख, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे क्या मिल जाएगा, मार्जिनल रिलीफ के फॉर्म में। चलो फिर सारी बातें हो गई, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरी जो टोटल इनकम है मेरे पास वो है 51,50,000 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप चाहें तो पूरा स्लैब लेवल लिखें, मैं थोड़ा सा मतलब क्विकली यहाँ पे काम करने वाला हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे जो टैक्स निकलेगा डेट वुड बी 51,50,000। आपको पता है 10 लाख के ऊपर 30%, तो 41,50,000 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, तो ये बनता है डियर 13,57,500 प्लस यहाँ पे लगेगा हमारा 10% का सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो ये बनता है 13,57,550। और चूंकि इसमें यहाँ पे इसको टोटल कर दें 14,93,250। अगर लेट से मार्जिनल रिलीफ इस केस में नहीं बनता तो मैं इसमें सीधा क्या जोड़ देता, हेल्थ एंड एजुकेशन से। बट चूंकि मेरी इनकम 50 से थोड़ी सी ही ज्यादा हुई है, मींस मार्जिनली इंक्रीज हुई है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ बने। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा या मींस मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। और मार्जिनल रिलीफ के लिए मुझे दो चीजों का कंपेरिजन करना है, वो क्या है, अच्छा टैक्स ऑन 51,50,000, तो 51,50,000 पे टैक्स कितना बनता है सर, आपने तो भी निकाला था 14,93,250। अच्छा और अगर मेरी इनकम सीधे 50 लाख रुपए होती तो उस पर मेरा टैक्स कितना बनता सर, अगर 50 लाख इनकम होती तो 40 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, ये बनता 13,12,500। तो फिर साहब एक बात मुझे बताएं, मेरा टैक्स कितना बढ़ गया, मेरा टैक्स बढ़ गया 1,80,750, बट मेरी इनकम कितनी बढ़ी, इंक्रीज इनकम कितनी है, व्हाट इज द इंक्रीज इन इनकम सर, इंक्रीज इन इनकम है 1,50, इंक्रीज इन इनकम 1,50, मतलब अगर 50 लाख तक तो मेरे पास कोई सरचार्ज नहीं था, मेरी इनकम 50 से बढ़ के 51,50 हुई, आपने 10% का सरचार्ज भी मेरे साथ चिपका दिया, तो इंक्रीज इन इनकम इज 1,50। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी 50 के ऊपर इनकम सिर्फ 1.5 लाख बढ़ी, बट उस 1.5 लाख की इनकम के बढ़ने के चक्कर में आपने साहब हमारे ऊपर 1,80,750 का एडिशनल टैक्स लगा दिया। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, हम इतने भी जालिम नहीं हैं, जो आपके ऊपर इनकम से ज्यादा जो टैक्स बना वो आप हमसे रिबेट ले लें। ठीक बात है, तो वो आप हमसे रिबेट ले लें। तो इस रिबेट को हम क्या नाम देते हैं, मार्जिनल रिलीफ। रिबेट भी कहना चाहिए, इट इज अ काइंड ऑफ रिलीफ बेसिकली। सो टेक द रिलीफ फ्रॉम अस एंड इट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। बिकॉज ये रिलीफ क्यों आया, बिकॉज आपकी जो टोटल इनकम है वो सरचार्ज जहां पे लगता
है या सरचार्ज जिस पॉइंट पे इंक्रीज होता है उससे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी है, मींस मार्जिनल इंक्रीज इन इनकम हुई, जिसकी वजह से टैक्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो गया। आर यू गाइस गेटिंग? तो आपको यहाँ पे कितना बन जाएगा 3750। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ मार्जिनल रिलीफ दैट आई विल गेट। अच्छा, सो डियर आई होप कि आपको कैलकुलेशन समझ आ रहा है। तो मेरे पास टैक्स लायबिलिटी मार्जिन रिलीफ माइनस करने के बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ देने के बाद 15,21,000 रुपए। अच्छा अच्छा, 15-21 और साथ में मार्जिन रिलीफ 3750। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ डीटी स्कैनर के क्वेश्चंस को रफली चेक ना करें, अपने से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा। अच्छा, आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी एज्ड 51 इयर्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी हैविंग द टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख। अच्छा, हिज टोटल इनकम कंप्राइजेस ऑफ सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट एंड एफडी। इसका मतलब अगेन इनके पास कोई भी स्पेशल इनकम नहीं है, वो सारी की सारी इनकी नॉर्मल इनकम है और इनकी जो भी इनकम है साहब ये इनका 115 बीएसी के स्लैब रेट पर टैक्स होगा। अच्छा, 115 बीएसी के लिए आपको पता है 15 लाख रुपए तक की जो इनकम है डियर 115 बीएसी में वो उस पर टैक्स बनता है 1,40,000 और 15 की बियॉन्ड जितनी इनकम इस पर टैक्स बनता है 30% के रेट पे। डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको सीए फाइनल में डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो आएंगे नहीं, आएंगे तो मैक्सिमम एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे 2 नंबर के। तो वहां पे आपको स्लैब रेट वगैरह की वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे पता होना चाहिए ऑप्शनल डिफॉल्ट रेजिम में 15 लाख तक की इनकम पे जो टैक्स है वो 1,40,000 रुपए और 15 के ऊपर जितना भी आपकी टोटल इनकम है उस पर टैक्स 30% है। ठीक बात है। अच्छा, तो और हाँ, एक और यहाँ पे छोटी सी बात, चूंकि मेरी इनकम यहाँ पे 1 करोड़ 1 लाख रुपए है, डिफॉल्ट रेजिम में साहब मतलब सरचार्ज का मैकेनिज्म क्या है, अप टू 50 लाख नील, 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% और 2 करोड़ से जितना भी ज्यादा होता है उस पे 25%। हाँ, डिफॉल्ट रेजिम में 37% का सरचार्ज नहीं लगता। और हाँ, एक और छोटी सी बात जो शायद बतानी रह गई, अगर आपकी इनकम है जिसमें मतलब डिविडेंड इनकम है या फिर आपका कैप गेन है अंडर सेक्शन 111A, 112 या फिर 112A, अच्छा 112A, तो इस पे जो आपका सरचार्ज कैप हो जाएगा वो हो जाएगा 15%। तो इन इनकम पे साहब मतलब सरचार्ज आपका 15% के बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक बात है। अच्छा, चले, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए है साहब, तो आपके ऊपर जो सरचार्ज का रेट है वो 10 से बढ़ के 15% हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम सरचार्ज 10%, 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज 15%। तो 1 करोड़ 1 लाख रुपए डियर वो पॉइंट है जो कि सरचार्ज को क्रिएट नहीं करता, सरचार्ज को बढ़ा देता है, क्योंकि सरचार्ज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है कहां पे, जैसे मिस्टर ए की मतलब जैसे ही मिस्टर बी की टोटल इनकम 50 को क्रॉस कर गई, सरचार्ज तो उसी समय से चिपक गया था साथ में। बट 1 करोड़ 1 लाख होने पे सरचार्ज का जो साइज है, जैसे आपने खेला होगा, गेम खेलोगे बचपन में सुपर मारियो वगैरह, तो सुपर मारियो तो साहब 50 लाख से ही आपके साथ चल रहा था। बट जैसे 1 करोड़ 1 लाख रुपए में आपकी इनकम आई, सुपर मारियो का साइज जैसे 1 करोड़ से आपकी इनकम क्रॉस हुई, उस सुपर मारियो का साइज बढ़ गया। आर यू गाइस गेटिंग? तो सरचार्ज का जो आपका जो रेट है वो 1 करोड़ को क्रॉस होने पे बढ़ गया। ठीक बात है। अच्छा, तो सरचार्ज लेवी तो 50 पे हो गया। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को जल्दी से देखेंगे। अच्छा, तो हमारी जो टोटल इनकम है वो कितनी है साहब, इतना दूर जाने का क्या फायदा, यहीं पे कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेरी जो टोटल इनकम है दैट टोटल इनकम इज 1 करोड़ 1 लाख रुपए। इसमें जो मेरा जो टैक्स बनता है दैट इज 1 करोड़ 1 लाख में से 15 लाख हटा दें वो तो 1,40,000 रुपए है, बाकी जो बचेगा 30%, मतलब 86 लाख का 30%। अच्छा, 86 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,40,000, तो ये बनता है 27,20,000। और इसमें से ऐड कर दें कितना, सरचार्ज 15%, इसका टोटल अच्छा ये हो गया 408,000, तो टोटल हो गया कितना 31,28,000। अच्छा, तो क्या यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ मिलने की संभावना है? हाँ साहब, बिल्कुल संभावना है, क्योंकि मेरी अगर टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो मेरे ऊपर सरचार्ज 10% है, बट जैसे मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ को क्रॉस करती है सरचार्ज का रेट बढ़ जाता है। तो साहब सरचार्ज का रेट तो बढ़ेगा ही, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरी इनकम जो बढ़ी है 1 करोड़ के ऊपर वो थोड़ी सी बढ़ी है, मार्जिनली बढ़ी है, बट सरचार्ज जो लगेगा वो मेरी पूरी इनकम के टैक्स पे लगेगा। सरचार्ज यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ के ऊपर जो इनकम आएगी उस पे एडिशनल, उस पे एक्स्ट्रा सरचार्ज लग रहा है, मतलब उस पे हायर रेट वाला सरचार्ज लग रहा है, ऐसा नहीं है। वो 15% से स्टार्टिंग से लगना शुरू हो जाएगा। ठीक बात है। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इनकम मेरी सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख बढ़ी, बट इसकी वजह से जो मेरा ओवरऑल टैक्स का इंसिडेंस आएगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, तो मार्जिनल रिलीफ हम यहाँ पे कर लेते हैं टैक्स ऑन। तो मार्जिनल रिलीफ के लिए क्या देखना पड़ेगा,
टैक्स ऑन 1 करोड़ 1 लाख कितना बना था, अच्छा 31,28,000 रुपए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। और ये टैक्स अगर मैं 1 करोड़ रुपए पे देखूं तो वो कितना बनेगा सर, 85 लाख रुपए पे 0.3 प्लस 140 बोले तो 26,90,000। अच्छा कितने बच्चे कहते हैं 26,90,000 प्लस आप 10% का सरचार्ज जोड़ना ना भूल जाए, यहीं पे गलती होती है एग्जाम, क्योंकि 1 करोड़ तक की इनकम पे भी आपका 10% का सरचार्ज तो लगेगा ही। परेशानी 10% के सरचार्ज में नहीं है, परेशानी वो 5% जो एनहांस सरचार्ज हो गया 1 करोड़ के बाद उसकी है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमारा टैक्स 1 करोड़ 1 लाख पे कितना, 1 करोड़ रुपए पे कितना बनता है 29,59,000। तो मुझे बताएंगे साहब इंक्रीज इन टैक्स कितना है 3128। अच्छा 1,69,000। तो ध्यान दीजिएगा मेरा जो इंक्रीज इन टैक्स है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ इनकम ऑफ जस्ट 1 लाख रुपीज, द इंक्रीज इन टैक्स इज 1,69,000। तो और इंक्रीज इन इनकम इज हाउ मच 1 लाख रुपीज। सो इंक्रीज इन इनकम इज 1 लाख रुपीज। अच्छा तो चूंकि यहाँ पे टैक्स मेरा इनकम से ज्यादा बढ़ गया, इसलिए जो इनकम से ज्यादा जो टैक्स बढ़ गया दैट वुड बी अवेलेबल टू मी एज अ रिलीफ। तो 69,000 रुपीज मेरा क्या बन गया मार्जिनल रिलीफ। अच्छा यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की थी, तो 69,000 रुपीज माइनस करते हैं साहब और 4% के हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दें 31,81,360। अच्छा नहीं इसका ये आंसर भी हो गया। अच्छा यहाँ पे डियर एक ना मतलब डिटेल में मार्जिन रिलीफ का कैलकुलेशन है, बट अगेन सिर्फ देख लेने से फायदा नहीं होगा, जरूर से इसकी प्रैक्टिस आप मतलब होनी चाहिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ गुड क्वेश्चन। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी एज्ड 65 इयर्स इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। तो जब भी ये वर्ड्स आपको दिखाई पड़े मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, इसका मतलब आपको दोनों रिजिम्स में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, और जिस भी रिजिम में मिस्टर डी की जो टैक्स लायबिलिटी वो कम होगी वो रिजिम मिस्टर डी को आपको रेफर करनी पड़ेगी, रिकमेंड करनी पड़ेगी एज अ टैक्स कंसल्टेंट। ठीक बात है। अच्छा Compute the tax liability of Mr. D in the most beneficial manner. He is having a total income of अच्छा 5 करोड़ 1 लाख रुपए, ध्यान दीजिएगा। For the assessment year 25-26 his total income comprises of salary, house property, FD and is the same under both the regime। तो इसका मतलब आपकी सारी की सारी इनकम कैसी है, नॉर्मल रेट पर टैक्स होने वाली, और आपकी इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए है। ठीक बात है, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 5 करोड़ 1 लाख रुपए की सिग्निफिकेंस क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अच्छा अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ 1 लाख रुपए है डियर, तो अगर आप डिफॉल्ट रेजिम में है तो आपके ऊपर सरचार्ज जो 25% का लगेगा, और ये 25% का जो सरचार्ज है ये 2 करोड़ को क्रॉस करने के बाद ही लग गया। तो इसका मतलब 25% का जो सरचार्ज मेरा 2 करोड़ को क्रॉस करने के बाद लगा, वो 5 करोड़ 1 लाख पे आने पे भी 25% ही लगेगा। तो मुझे बताएं अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ से कम है तो मेरे ऊपर सरचार्ज 15% था, और मेरी अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, जैसे ज्यादा होगी सरचार्ज मेरा 15 से बढ़ के 25 हो जाएगा। बट सर जी यहाँ पे अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ थी, 15% का सरचार्ज, तो 2 करोड़ से 5 करोड़ 1 लाख रुपए, ये मार्जिनल इंक्रीज है या मेजर इंक्रीज या सब्सटेंशियल इंक्रीज है? सर जी इट इज अ ह्यूज इंक्रीज। तो इस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। सर आप कैसे बोल सकते हैं, आपके पास अगर विला टाइम है तो जरूर से इसको कैलकुलेट करें। मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है, जब साहब इनकम में मार्जिनल चेंज होता है, मार्जिनल चेंज होता है। यहाँ पे आपकी इनकम 2.5 गुना बढ़ गई तो साहब वो मार्जिनल चेंज थोड़ा ना है। इसलिए डिफॉल्ट रेजिम में जो 25% का जो सरचार्ज लगेगा वो आपको कोई, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रेजिम में मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल नहीं होगा। हाँ बच्चों अगर आप चाहें तो घर पे जरूर से कैलकुलेट करें, बट जहां तक ऑप्शनल रेजिम का सवाल है ध्यान दीजिए, ऑप्शनल रेजिम में 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक की इनकम पे जो सरचार्ज लगता है वो 25% लगता है। बट जैसे इनकम 5 करोड़ प्लस हो जाए सरचार्ज बढ़ गया 37% हो जाए। तो मुझे बताएं अगर मैं ऑप्शनल रिजिम में हूं तो 5 करोड़ तक की मेरी इनकम पे जो भी टैक्स बनेगा उसका 25% सरचार्ज, 5 करोड़ के बियॉन्ड जो मेरी इनकम हो रही है उस पे उसकी वजह से 37% का सरचार्ज, और वो मेरी पूरी इनकम पे लगेगा। पूरी इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस पे 37%। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि, और हाँ 5 करोड़ से मेरी इनकम कितनी बढ़ी, सिर्फ 5 करोड़ 1 लाख, मतलब 1 लाख मींस 1 लाख इज अ मार्जिनल इंक्रीज इन इनकम, देन देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि ऑप्शनल रेजिम में मुझे क्या अवेलेबल हो जाए, मार्जिनल रिलीफ। आर यू गाइस गेटिंग, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं साहब? अच्छा तो फिर चलें, फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफॉल्ट रेजिम में। तो अगर एसएससी डिफॉल्ट रेजिम में है तो इस केस में हमारी टैक्स हमारा क्या बनेगा, सिर्फ 5 करोड़ 1 लाख रुपए, पहले 15 लाख रुपए हटा दो बाकी पे 30%, तो इसका मतलब 4 करोड़ 86 लाख रुपीस पे 30%। अच्छा प्लस 140 प्लस 25% प्लस 4%, तो ये बनता है शायद
36,000। तो डिफॉल्ट रेजिम में आपका जो टैक्स बनता है डियर वो बनता है 191,36,000। अच्छा चलिए हो गई। तो डिफॉल्ट रेजिम में जो आपका टैक्स बनेगा वो बनेगा 191,36,000। अच्छा मजा आएगा ऑप्शनल रेजिम में। ध्यान दीजिएगा ऑप्शनल रेजिम में दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात क्या कि मिस्टर डी की एज है 65 साल, तो इनके ऊपर पहला स्लैब नहीं लगेगा, इनके ऊपर दूसरा वाला स्लैब लगेगा, मतलब दूसरा वाला स्लैब लगेगा। हाँ इनके ऊपर वो स्लैब लगेगा जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो 60 से 80 इयर्स के हैं उनको मिलता है, इनके ऊपर वो वाला स्लैब लगेगा। यू गैस गेट? क्या मेरी बात समझ पाए? तो सर क्या मिस्टर डी इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल? अच्छा सर जी लिखा हुआ तो नहीं है, तो अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या मैं ये मान लूं कि वो नॉन रेसिडेंट है? मुझे बताएं क्या अगर नहीं लिखा हुआ, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो क्या मैं ये मान लूं कि इज अ नॉन रेसिडेंट? नहीं साहब, ये मानना तो ज्यादा भी है। हाँ रेसिडेंट मान लेना इज अ मच रीजनेबल assumption। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा चलें फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे अगर मैं ऑप्शनल रेजिम की बात करूं तो मेरे जो इनकम है वो है 501 लाख रुपीस। तो पहले 10 लाख रुपए हटा दो, उस पर 30%, तो इसका मतलब 491 का 30% और 1,10,000 रुपए, 1,12,500 नहीं 1,10,000 रुपए, ठीक बात है, प्लस 1,10, तो ये बनता है डियर 1484000 प्लस 37% का सरचार्ज, ये बनता है 5490800। इसका टोटल कितना बना? 1484। टोटल बनता है ये 20, अच्छा 2 करोड़। अच्छा माइनस करेंगे मार्जिनल रिलीफ, तो मार्जिनल रिलीफ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए हम देखेंगे टैक्स ऑन 501 लाख, वो कितना है? ये है साहब, जल्दी से बताएंगे, 20330,800। आई होप आप भी कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार साहब मुझे ना थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं फिर से करके देखता हूँ। 491 इंटू 0.3 प्लस 1,10,000, अच्छा प्लस 37%, अच्छा इतना ही बनता है। अच्छा चलिए फिर टैक्स ऑन 500 लाख। अगर मेरी टोटल इनकम 500 लाख होती तो 490 पे कितना टैक्स बनता? 0.3 प्लस 1,10 प्लस 25%, मेरा टैक्स बनता, ध्यान दीजिएगा, 18512,500। तो इंक्रीज इन टैक्स कितना है डियर? -2033,080। अच्छा इंक्रीज इन टैक्स है 18,18,300 रुपए, जबकि मेरी इनकम में इंक्रीज कितना हुआ है? ओवर 500 लाख सर, सिर्फ 1 लाख रुपए। सो हियर इंक्रीज इन tax is more than the increase in income which has caused the increase in surcharge। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मुझे रिलीफ कितना मिल जाएगा? 17,18,300 रुपए का। तो ये so this is the amount of relief I have got। So what is my final tax liability? 2033080 minus 17,18,300 प्लस 4%, बोले तो 1935,700। अच्छा so 1935,700, एक बार मैं चेक भी कर लूं। अच्छा चले हो गया 1935,700। और मार्जिनल रिलीफ हमें कितना मिला? अच्छा 17,18,300 रुपए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आकाश इज 55 इयर्स हैविंग द टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 2 लाख। अच्छा फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। अच्छा his income comprises of salary, house property, अच्छा opted out, also compute his tax under the default regime। तो यार सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 करोड़ 2 लाख रुपए है, तो आपको यहाँ पे दोनों सिचुएशंस में, डिफॉल्ट रेजिम में भी और ऑप्शनल रेजिम में भी, दोनों में आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना पड़ेगा, क्योंकि 1 करोड़ के बियॉन्ड जैसे आपकी इनकम जाएगी, आपका जो सरचार्ज का रेट है वो 10 से बढ़ के 15% हो जाएगा। सो यू हैव टू चेक फॉर द मार्जिनल रिलीफ बोथ इन द डिफॉल्ट, अच्छा ऑप्शनल रेजिम में पहले तो है ये, तो ऑप्शनल रेजिम में भी मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा और आपको डिफॉल्ट रेजिम में भी मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन सेम है। सो इट इज अ होमवर्क फ्रॉम माय साइड, इसको जरूर से ये होमवर्क के फॉर्म में करें। बट हाँ साहब कर लेना, ऐसा नहीं कि नहीं किया, ऐसा नहीं, कर लेना। अच्छा आगे बढ़ते हैं जल्दी से, एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय वाई लिमिटेड। कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय वाई लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 1 करोड़ 1 लाख रुपए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, डोमेस्टिक कंपनी अगर ऑप्शनल, अगर डोमेस्टिक कंपनी अगर ऑल्टरनेट रेजिम्स में नहीं जाती, 115BAA या 115BEB में नहीं जाती, तो उनको, आपको पता है कि अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो रेट ऑफ टैक्स 25%, अदरवाइज 30%, ठीक बात है। अच्छा और अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक 7%, 10 से बियॉन्ड 12% का सरचार्ज है, ठीक बात है। अच्छा
यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक होती तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 से क्रॉस करने पे 7% का सरचार्ज, 7% का सरचार्ज। ठीक बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो क्रॉस वेरीफाई कर लूँ साहब, मेरी भी थोड़ी सी रिवीजन हो जाती है, बस ये पर्पस होता है और कोई पर्पस नहीं है। क्योंकि जितना आप रिवाइज करेंगे डियर, क्योंकि इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना इवन मेरे लिए भी बेटर। चलें फिर बात कंपनी वाला सिचुएशन देखना। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी, चलो। If the turnover or gross receipt of the previous year 22-23 is up to 400 crores तो 25%, अदरवाइज 30%। और सरचार्ज का क्या सीन है यहाँ पे साहब, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है बट 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से एक्सीड करती है तो फिर 12%। और हाँ, मार्जिन रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि जो सरचार्ज है वो इनकम बेसिस पे लगता है। बट अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि कंपनी हैज ऑप्टेड फॉर 115BAA, तो क्या आप यहाँ पे सरचार्ज में मार्जिन रिलीफ देते? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 115BAA में साहब 10% का, 22% का जो टैक्स रेट है उसके ऊपर 10% का कंपल्सरी सरचार्ज लगता है। आर यू गाइस गेटिंग? ठीक बात है, यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, तो सर मुद्दे वाली बात है कि इसमें भी मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट करना है ना, तो इतना ज्यादा टाइम पास क्यों कर, तो फिर स्टार्ट करो ना, चले फिर। अच्छा, द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ वाई लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 402 करोड़, इसका मतलब कंपनी के ऊपर 30% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। चल, तो ये तो बड़ा आसान है क्योंकि स्लैब का पंगा है नहीं। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है, मेरे साथ साथ देख लें, टोटल इनकम इज हाउ मच, वो है साहब 1 करोड़ 1 लाख रुपए। अच्छा, और साथ में अगर आप इसमें टैक्स देखेंगे 30% का जो रेट है वो है 1 करोड़ 1 लाख रुपए इंटू 0.33, अच्छा 30,30,000 रुपीज। और इसमें हम ऐड करेंगे सरचार्ज एट द रेट 7%, 2,12,100। तो टोटल कितना बना, टोटल बनता है 32,42,100। क्या मुझे बताएं कि यहाँ पे मार्जिन रिलीफ मिल सकता है क्या? हाँ सर, मिल तो सकता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 1 करोड़ तक तो कोई सरचार्ज नहीं था और 1 करोड़ के ऊपर 7%, बट आपका जो इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो 1 करोड़ से जरा सा ही, मींस 1 करोड़ से मार्जिनल इंक्रीज है, मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए। देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट द मार्जिनल रिलीफ इन दिस केस। ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, टैक्स ऑन 1 लाख, ये कितना है डियर, 32,42,100। और ये अगर मैं बात करूं टैक्स ऑन 100 लाख, तो ये कितना बनेगा, 30 लाख रुपीज का। कैसे सर, 30% का टैक्स रेट है, सरचार्ज कुछ नहीं है। ठीक बात है, क्योंकि सरचार्ज कंपनी पे 1 करोड़ के बाद ही शुरू होता है। अच्छा, तो इंक्रीज इन टैक्स कितना है, 2,42,100। अच्छा, और इंक्रीज इन इनकम कितनी है, जिसकी वजह से सरचार्ज आपका ट्रिगर हुआ 1 लाख रुपए, तो आपको रिलीफ कितना मिल जाएगा, 142,100। तो 142,100 का आपको रिलीफ मिल गया। तो प्लस 4% बोले तो 32,24,000 शायद आपका टैक्स पेबल आ रहा है। एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे। चल, तो आपका टैक्स पेबल कितना है, 32,24,000। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा इसका स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको सरचार्ज जो है वो एक्स्ट्रा मतलब सरचार्ज लग रहा है, जो कि ऑलरेडी 7% के सरचार्ज के लेवल को ब्रीच करके 12% का सरचार्ज लग रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो देख लें, कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय वाई लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ 10 करोड़ 1 लाख रुपए। 10 करोड़ 1 लाख का सिग्निफिकेंस क्या है साहब, कि जैसे आपकी इनकम 10 करोड़ को क्रॉस करेगी, आपका जो रेट ऑफ सरचार्ज है वो 7% से बढ़ के 12% हो जाएगा। इसका मतलब 7% तो लगेगा ही लगेगा, 7 से बढ़ के 12 हो रहा है। इसकी वजह से जब आप मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करेंगे, आपको थोड़ा सा वहां पे केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 7% का सरचार्ज आपको इन्हीं अलाउ करना पड़ेगा। ठीक बात है, 12 हो रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि 12 की वजह से क्या कोई रिलीफ मिलेगा क्या। यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो सेम ही क्वेश्चन है, इट्स टर्नओवर 410 करोड़ रुपए। तो थोड़ा सा देख लें मेरे साथ साथ। अच्छा, तो टोटल इनकम कितनी है और इस पर टैक्स कितना है, 10.3, 3,30,000 रुपए प्लस 12%, तो ये बनता है, टैक्स बनता है 3,363,3,600 माइनस कर दें मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, अगर टैक्स ऑन ये कितना है, 33,63,3,600, और अगर मेरी यही इनकम अगर
10 करोड़ रुपीज होती तो मेरा टैक्स कितना बनता? सर 10 करोड़ रुपए होते तो 30% बोले तो 3 करोड़ और 7% का सरचार्ज बनता 21 लाख रुपए, तो टैक्स बनता 3 करोड़ 21 लाख रुपए। अच्छा, तो जैसे मैं 3 करोड़ 21 लाख रुपए माइनस करता हूं तो मेरा इंक्रीज इन टैक्स कितना है? 15,33,600 रुपए। 15,33,600 मींस इंक्रीज इन टैक्सेस 15,33,600, बट इंक्रीज इन इनकम इज हाउ मच? जस्ट 1 लाख रुपए, क्योंकि 10 करोड़ से 1 लाख रुपए मेरी इनकम बढ़ी है। तो हाउ मच रिलीफ आई एम एक्सपेक्टेड टू गेट? 14,33,600। आई होप आपको बात समझ आई। तो मेरा जो मार्जिन रिलीफ है दैट इज 14,33। अच्छा अच्छा, हाँ सर सारी बातें हो गई। ध्यान दीजिएगा 3,363,360 माइनस 14,33,600 प्लस 4%, तो ये बनता है डियर 3,34,88,000, 3 करोड़ 34,88,000 रुपीज। चलो ये भी हो गया 3 करोड़। और आपका मार्जिन रिलीफ कितना है? 14,33,600। चलो, तो आई होप डियर आपको बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक इज अ गुड क्वेश्चन। हाँ, इट इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। अच्छा, मिस्टर शाह एज ऑफ 62 इयर्स एंड अ रेसिडेंट इन इंडिया हैज अ टोटल इनकम ऑफ 2 करोड़ 30 लाख रुपए। ठीक बात है। अच्छा, कंप्राइजिंग एलटीसीजी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5%। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है साहब प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एलटीसीजी के दो अलग अलग रेट्स हैं 112 वाले के, डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ ट्रांसफर। 20% या 12.5% डिपेंडिंग अपॉन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो या तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ ट्रांसफर मेंशन होता है, इसके हिसाब से आप रेट ऑफ टैक्स आइडेंटिफाई करते, बट यहाँ पे आपको इन्होंने सीधा ही रेट ऑफ टैक्स बता दिया। ठीक बात है। चलिए, तो इन्होंने कहा कि 112 के में जो आपका इनकम टैक्सेबल है वो है 12.5% पे टैक्सेबल, वो इनकम है 52 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैप गेन जो कि 20% पे टैक्सेबल है, ऑल्दो आपको पता है जो शॉर्ट टर्म कैप गेन का जो रेट है वो भी आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अलग अलग रेट्स हो गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपको स्पेसिफिकली रेट बना के दे दिया 20%, जो कि 64 लाख रुपीज और अदर इनकम 1 करोड़ 14 लाख रुपए। तो ये जो अदर इनकम है साहब दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द स्लैब रेट। अच्छा, कैलकुलेट अंडर द डिफॉल्ट रिजीम, अच्छा अच्छा, एंड ऑप्शनल रिजीम, मतलब दोनों रिजीम्स में, जो कि दोनों में सेम रहेगा। सो इट इज अ रियली गुड क्वेश्चन। तो मेरे साथ साथ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफॉल्ट रिजीम में। तो बताएंगे टोटल इनकम मेरी कितनी है? 2 करोड़ 30 लाख रुपीज। ठीक बात है। अच्छा, इसमें जब मैं टैक्स निकालूंगा तो मैं सबसे पहले स्पेशल इनकम वाला टैक्स निकाल लेता हूं। 112 में जो टैक्स है मेरा वो है 52 लाख रुपए का 12.5%। तो 52 लाख का 12.5% कितना हुआ? ये हुआ साहब 6,50,000 रुपए। अगर मैं 111 का टैक्स निकालूं वो है 20% के रेट पर, 111 की आपकी इनकम है 64 लाख रुपीज, तो 12,80,000 रुपए का टैक्स बनेगा। अच्छा, 12,80 का टैक्स बन गया। चले, और अगर मैं अदर इनकम की बात करूं तो अदर इनकम आपकी बची कितनी? अदर इनकम है डेयर आपकी, सर जी पूरा तो आपने रंग दिया। अच्छा, अदर इनकम है आपकी 1 करोड़ 14 लाख रुपीज। तो इस पे स्लैब रेट लगेगा। तो स्लैब रेट अगर आप लगाओगे तो 15 लाख रुपए को हटा दो, उस पर 41 और बाकी जितना बचा उस पर 30%। तो 1 करोड़ 14 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए माइनस करोगे साहब तो 99 लाख रुपीज इंटू 0.3 प्लस 1 40 बोले तो 31 लाख 10,000। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका टोटल कितना बना? टोटल बना इसका 50,40,000। इसका टोटल कितना बना? 50,40,000 रुपए। अच्छा, अब मुद्दे वाली बात आती है सरचार्ज। क्या सरचार्ज लगेगा? हाँ, तो जैसे आप देखेंगे साहब कि चूंकि इनका जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि इस पे सरचार्ज लगेगा 25%। बट अगर एसएससी की इनकम कंप्राइज करती है डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैप गेन 111A, एलटीसीजी 112 या एलटीसीजी 112A, तो उस पे जो सरचार्ज होगा वो कैप होके 15% हो जाएगा। ठीक बात है। और इसके अलावा जो अदर इनकम है, अदर इनकम अगर वो अप टू 2 करोड़ है तो उस पे भी 15%। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी जो टोटल इनकम तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए है, बट इस 2 करोड़ 30 लाख रुपए में से 111A और 112 का जो मेरे पास जो इनकम है वो कितना है? 52 लाख प्लस 64,000। तो इन दोनों इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस पे सरचार्ज मेरा 15% लगेगा। और इसके अलावा जो अदर इनकम है, चूंकि वो अप टू 2 करोड़ है, तो उस पे भी जो मेरा मतलब सरचार्ज बनेगा, उस पे जो टैक्स बनेगा, उस पे जो सरचार्ज लगेगा वो भी 15% लगेगा। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे पूरे इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज 15% ही लगेगा। ठीक बात है। तो ध्यान दीजिएगा प्लस 15%। ये बनता है डियर 5796। सर क्या पे मार्जिन रिलीफ अवेलेबल नहीं है? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये बनता है 60,27,840। अच्छा, चलें,
चलिए, क्या सर यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा? डियर ऐसी बातें ना करें, 2 करोड़ 30 लाख रुपए, ठीक बात है। ऐसे इस केस में मार्जिनल रिलीफ तो ऐसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सरचार्ज का रेट 15% ही लगा है सब में, इसलिए मार्जिनल रिलीफ नहीं है। बट स्टिल अगर आप इसको दूसरे सेंस में भी देखना चाहें तो 2 करोड़ से आपकी इनकम 30 लाख रुपए बढ़ गई, तो साहब 2 करोड़ से 30 लाख रुपए इनकम जो बढ़ती है, दैट इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज, दैट इज नॉट अ मार्जिनल इंक्रीज, ठीक बात है। इफ देयर इज नो मार्जिनल इंक्रीज इन इनकम, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ मार्जिनल रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक बात है। अच्छा, ये तो हो गया डिफॉल्ट रिजीम का। अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शनल रिजीम का। ऑप्शनल रिजीम में टोटल इनकम तो सेम ही है। अच्छा, 112 का टैक्स भी सेम रहेगा 650, सर कैसी बातें करते हैं। अच्छा, 111 का टैक्स भी सेम रहेगा 1280। तो सर अगर दोनों ही सेम कर दिया तो अदर इनकम वाला टैक्स भी सेम कर दो, ऐसा मैं नहीं कर सकता क्योंकि स्लैब रेट बदल जाता है। और मिस्टर डी है शायद, अच्छा मिस्टर शाह हमारे चूंकि 62 ईयर्स के और इंडिया के रेजिडेंट है, इसलिए इनके ऊपर जो स्लैब लगेगा ये इनके ऊपर सेकंड वाला स्लैब लगेगा, जहां पे पहले 3 लाख रुपए नील होता है। अच्छा, तो 1 करोड़ 11 लाख रुपए, 1 करोड़ 14 लाख रुपए अगर इनकी इनकम है तो हो पहले 10 लाख रुपए हटा दो। 1 करोड़ 4 लाख रुपए का 30% प्लस 1 10 बोले तो अच्छा 32 लाख 30,30,000 रुपीज। तो टोटल कितना बना? अच्छा, 51,60,000 रुपए। अब अगेन 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 मुद्दे वाली क्या बात क्या है? मार्जिनल सॉरी सरचार्ज। तो सरचार्ज अगेन साहब, चूंकि आपका जो ऑप्शनल रिजीम है टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%, बट उस 2 करोड़ से ज्यादा में वो इनकम हटा दो जो 111 है, 112 या फिर आपकी क्या है डिविडेंड इनकम, उसको हटा दो। उसे हटा के जो आपकी रिमेनिंग इनकम है वो अगर अप टू 2 करोड़ है तो उस पर भी 15%। तो इंटरेस्टिंगली यहाँ पे भी जो आपका सरचार्ज बनेगा डियर वो 15% ही बनेगा। तो आपका जो टैक्स बनता है बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो है इतना, प्लस 4% जैसे मैं जोड़ देता हूं तो मेरा जो टैक्स बनेगा वो है 6171 360। अच्छा, 6171 360। चलिए, काम हो गया हमारा। तो आई होप डियर आपको बात समझ आई, और जब हमारी स्पेशल इनकम हो तो आपको किस तरीके से मार्जिन रिलेट सरचार्ज वगैरह अप्लाई करना है, आई होप यू हैव गेट एन आइडिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मिस्टर डी है क्या? तो पहले कौन थे? मिस्टर शाह थे। एक बार शायद मिस्टर डी पहले भी आए। सर आपके पास नाम तो रहते नहीं है तो आप ABCD ही लिखोगे। अच्छा, compute the tax liability of Mr. D 65 years in the most beneficial manner. He is having the income of 5 crore 1 lakh। अच्छा अच्छा, शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी शायद आपको होमवर्क दिया था क्या? अच्छा, तो यार इसमें ना आपकी जो टोटल इनकम है वो है 5 करोड़ 1 लाख रुपए। आपको जो है दोनों रिजिम में कैलकुलेशन करनी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको डिफॉल्ट रिजिम में आपको मार्जिन रिलीफ अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से बहुत बियॉन्ड चलेगी। तो डिफॉल्ट रिजिम में देयर इज नो मार्जिन रिलीफ। अच्छा, बट हाँ अगर आप ऑप्शनल रिजिम में है देन यू विल गेट द मार्जिन रिलीफ। अच्छा, ठीक बात है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी घर पे देखें, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने शायद इसको पहले भी देखा है। इसको ये भी आपका होमवर्क है, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू गाइस। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मिस्टर अग्रवाल एज्ड 40 years and a resident in India has a total income of 6 crore 50 lakh। अच्छा, तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर अग्रवाल एज्ड 40 years and a resident of India has a total income of 6 crore 50 lakhs, comprising LTCG taxable at the rate of 20% of 55 lakh, short-term cap gain 15% of 65 lakh, and other income of 5 crore 30 lakhs। compute his tax liability under both the regimes, और जो component वो सेम है। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपके साथ देखा है, बट चलिए फिर भी देख लें, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफॉल्ट रिजिम में। तो हमारी जो टोटल इनकम है वो है 6 करोड़ 50 लाख रुपीज। अच्छा, तो जब मैं इसके टैक्स की बात करता हूं तो कौन सी इनकम मेरी 111 की जो इनकम है वो 15% पे टैक्सेबल है, और उस पे आपकी 111 की इनकम 65 लाख रुपए है, उस पर टैक्स बनता है 9,75,000 रुपीज। 112 की जो आपकी इनकम है वो है आपकी 55 लाख रुपए, 20% का टैक्स है, मतलब 11 लाख रुपए का टैक्स बनेगा। अच्छा, और जो अदर इनकम है आपकी, वो अदर इनकम कितनी बनेगी? अदर इनकम है आपकी 5 करोड़ 30 लाख रुपीज, इस पे स्लैब बनेगा। तो 650 लाख 530 लाख, 5 करोड़ 30 लाख में 15 लाख हटा दो, 5 करोड़ 15 लाख, इसका 30% प्लस 1,40,000 बोले तो 1 करोड़ 55 लाख 90 हजार। इसका टोटल कितना बना? 975 प्लस 11 लाख रुपए।
तो टोटल बना 1766500 और इसमें हम ऐड करेंगे सरचार्ज। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चूंकि यहाँ पे एसएससी की जो टोटल इनकम है साहब वो 6,50,00,000 रुपए है। तो और अगर आप डिफॉल्ट रिजिम में है तो सरचार्ज का रेट 25% होगा। बट अगर इस टोटल इनकम में अगर आपकी इनकम है फ्रॉम डिविडेंड या 111A 112 या 112A, उस पर सरचार्ज, उस पर जो टैक्स बनेगा उस पर सरचार्ज क्या हो जाएगा 15% पे। तो मेरी उस इनकम पे, मेरी इन दो इनकम पे 55 लाख रुपीस वाली और ये 65 लाख रुपए वाली, इन दोनों इनकम पे जो सरचार्ज बनेगा वो 15% बनेगा। अदर इनकम अगर मेरी 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है तो 25%। यहाँ पे आपकी अदर इनकम इंटरेस्टिंगली 5,30,00,000 रुपए है, तो इसका मतलब अदर इनकम पे 25%। तो अगर आप देखेंगे तो सरचार्ज हमें यहाँ पे कैसे देखना है, @15% और @25%। तो 15% सरचार्ज जो मेरा लगेगा वो इन दो इनकम टैक्स पे लगेगा और 25% मेरा इस पे लगेगा। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो 975 प्लस 11 लाख रुपए का 15% बोले तो टू जल्दी बन गई। अच्छा 975 प्लस 11 लाख रुपए का 15%। अच्छा 311,250 और एक और इनकम है मेरी 155,900 का 25% बोले तो 38,97,500। क्या मार्जिन रिलीफ मिलेगा? नहीं सर, कोई मार्जिन रिलीफ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इनकम में सब्सटेंशियल इंक्रीज है। प्लस 4% के हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दें तो ये बनता है 2,27,48,48,700 रुपए। अभी एक बार क्रॉस चेक करना चलेगी, थोड़ा क्रॉस चेक हो गया। चले तो हमारा करेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, 2,27,48,700। सो दिस इज द कैलकुलेशन इन द डिफॉल्ट रेजिम। ऑप्शनल रेजिम में एक स्लाइड चेंज होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऑप्शनल रेजिम की बात करते हैं, इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शनल रेजिम, तो इंटरेस्टिंगली साहब जो टैक्स की अगर हम बात करें, इनकम तो सेम है तो 111 का जो टैक्स आएगा वो सेम ही आएगा, 112 का जो टैक्स आएगा वो भी सेम आएगा। बट हाँ, अदर इनकम जो है आपकी 5,30,00,000, इसमें टैक्स आपका बदल जाएगा। और चूंकि आप 40 इयर्स के हैं तो पहला स्लैब आपको मिलेगा, तो 5,30,00,000 में से 10 लाख हटा दो, 5,20,00,000 बचे। इसका आपको मिल गया 30% प्लस 1,12,500, ये बनता है शायद 15,71,2,500। तो ये बन गया मेरा 17,78,7,500। अच्छा, अब अगर हम सरचार्ज की बात करें तो पहले दो इनकम पे सरचार्ज मेरा अगेन 15% पे कैप हो जाएगा, जो सेम ही रहेगा जो मेरा डिफॉल्ट रेजिम में था 311,250। बट अगर मैं अदर इनकम की बात करता हूं साहब, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा 37% का सरचार्ज लगेगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट रेजिम में तो आपका सरचार्ज 25 पे कैप हुआ, ऑप्शनल रेजिम पे 5 करोड़ के बियॉन्ड जाने पे 37% का सरचार्ज है। और 5 करोड़ से जब आप बियॉन्ड गया 30 लाख रुपीज, दिस इज नॉट अ मार्जिनल इंक्रीज, दिस इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इनकम, इसलिए मार्जिनल रिलीफ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तो इस वाले इनकम पे जो इस वाले टैक्स के पोर्शन पे जो आपका सरचार्ज बनेगा वो 37% के हिसाब से बनेगा। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं साहब। 157,1250 इंटू 0.37, ये बनता है 51,13,625। तो उसका टोटल करेंगे साहब 311,250 प्लस 177,8750 प्लस 4%, तो ये बनता है शायद 24,86,8,870, 2,48,68,870 रुपए। अच्छा, क्या बात। तो हमारा करेक्ट मतलब हमारा आंसर सही हो गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे। दैट इज एन इजी क्वेश्चन। इसमें बेसिकली आपसे रिबेट को टेस्ट किया गया है। पूछा गया है कैलकुलेट द टैक्स पेएबल बाय मिस्टर ए, अ रेसिडेंट ऑफ 40 इयर्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अच्छा, हिज टोटल इनकम इज 7,15,000। बट ये थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, जो 87A का रिबेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है। अगर आप ऑप्शनल रिजीम में है तो रिबेट आपको मिलेगा अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, और अमाउंट ऑफ रिबेट वुड बी 12,500 और 100% ऑफ टैक्स पेएबल व्हिचएवर इज लेस। बट इफ यू आर इन अ डिफॉल्ट रिजीम तो अगेन आपको जो रिबेट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा इफ यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। 112A के LTCG से वो रिबेट नहीं मिलेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से उसको जोड़ने से पहले रिबेट मिलेगा। और अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है या फिर मोर देन 7 लाख,
अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 7 लाख है तो जो अमाउंट ऑफ रिबेट होगा वो होगा 25,000 रुपए और 100% ऑफ टैक्स पेएबल। और अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 7 लाख है तो अगर 7 लाख से थोड़ा सा ही ज्यादा है तो आपको रिबेट कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपका टैक्स बनेगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम। हम तो साहब चाहते हैं कि पूरा का पूरा टैक्स ऑन टोटल इनकम ही हमें रिबेट दे दो, बट ऐसा नहीं होगा। तो अमाउंट ऑफ रिबेट आपको कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ रिबेट इज, अच्छा, टैक्स ऑन टोटल इनकम मतलब जो भी आपके टोटल इनकम का टैक्स है माइनस टोटल इनकम माइनस 7। मतलब आपकी टोटल इनकम जो है साहब वो 7 लाख से जितनी ज्यादा है वो तो आपकी इनकम आ गई ना, वो तो आपकी इनकम है, इसलिए वो आप हमसे रिबेट क्यों मांग रहे हो, वो तो आपको रिबेट नहीं मिल सकता। हाँ, 7 लाख के ऊपर जितनी इनकम आपकी आ गई वो तो इनकम है ही, वो तो हम आपसे ले ही लेंगे टैक्स के फॉर्म में। अगर उससे ज्यादा आपका टैक्स है तो वो आप हमसे रिबेट ले लो। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम है डाटा 7,15,000। अगर मैं 7,15,000 पे टैक्स निकालूं तो पहले 3 लाख रुपए, 3 से लेके 7 लाख रुपए 5% बोले तो 20,000 रुपए, और 7 लाख से 7-15-10% के रेट पे बोले तो 1,500 रुपए, तो ये बनता है 21,500 रुपए। सो टैक्स ऑन टोटल इनकम इज 21,500। अच्छा, अब माइनस में करता हूँ रिबेट अमाउंट। अब एसएससी तो चाहता है कि पूरा का पूरा रिबेट मुझे, मतलब पूरा का पूरा 21,500 मुझे रिबेट मिल जाए। गवर्नमेंट कहती है नहीं, रिबेट कितना आएगा, टैक्स ऑन टोटल इनकम वो कितना है 21,500। बट सर 21 आपको तो जो है वो 7 लाख के ऊपर भी तो कुछ पैसे मिले ना, तो जितने पैसे 7 के ऊपर मिले हैं वो तो रिबेट नहीं मिल सकता। माइनस टोटल इनकम माइनस 7 लाख बोले तो 15,000, तो आपको ऑलरेडी 6,000, तो आपको रिबेट सिर्फ 6,500 का मिलेगा। 21,500 प्लस 6,500 प्लस, मतलब अच्छा 21 मतलब सर 15,000 हो गया ना, प्लस 4%, तो 15,600 रुपए टैक्स बन गया सर। अच्छा, चलो आगे आते हैं, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें हमने आपके साथ बेसिकली कवर किया है सरचार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, मिस्टर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ 50 years has the following income during the previous year: डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल, एलटीसीजी 111, 112 और अदर इनकम। कहते हैं साहब एडवाइज हिम अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सरचार्ज अंडर बोथ द रिजीम्स एंड आल्सो द मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं डिफॉल्ट रिजीम के बारे में, तो डिफॉल्ट रिजीम में साहब आपकी ये वाली इनकम, ये इनकम, ये इनकम और ये इनकम, इस पे जो भी टैक्स बनेगा इस पे सरचार्ज हो जाएगा 15%। और जो अदर इनकम है, चूंकि अदर इनकम आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है तो इस पे जो भी टैक्स बनेगा उस पे सरचार्ज हो जाएगा 25%। और चूंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो कितनी है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप देखें तो टोटल इनकम 51 लाख प्लस 44 लाख प्लस 42 लाख प्लस 55 लाख प्लस 600 लाख, ये 792 लाख रुपीज है। तो आपको मार्जिनल रिलीफ तो नहीं मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ तो भूल जाओ, देयर इज नो मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल फॉर यू इन दिस केस, ठीक बात है। तो आपकी इस इनकम पे 15% और बाकियों पे 25%। इफ यू टॉक अबाउट द ऑप्शनल रिजीम, तो अगेन इन 4 इनकम पे तो सरचार्ज आपका 15% ही लगेगा। बट अदर इनकम, चूंकि आपका जो है अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो इस अदर इनकम पे आपका सरचार्ज 37% लगेगा। और चूंकि अगेन ये इनकम बहुत ज्यादा है, 5 करोड़ के बहुत बियॉन्ड है, तो सब्सटेंशियल इंक्रीज है, मार्जिनल इंक्रीज नहीं है, देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज, हेंस मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल नहीं होगा। सो आई होप आपको बात समझ आई, मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल इन बोथ द केसेस। तो डियर इस वाले में हमने आपके साथ पूरा का पूरा बेसिक्स एंड टैक्स रेट रिवाइज किया। जो चैप्टर्स आप चाहते हैं हम लाइव करें, डू गिव मी द योर मतलब सजेशन, आप हमें व्हाट्सएप वगैरह से सजेशन मतलब दे सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम वो चैप्टर्स आपके साथ लाइव लगा दें। आज के लिए सबको बाय।